तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी कुत्ते को। इसके रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम लक्ष्मी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि नक्सलों की गैंग से ताल्लुक रखती थी और वो जेल में बंद होती है। वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिसर विक्रांत, जिन्हें सब पाजी कहकर पुकारते थे, वो लक्ष्मी को सांत्वना देते हुए उससे सवाल जवाब कर रहे होते हैं कि वो ये काम क्यों करती है और उसका मकसद क्या है। लक्ष्मी अपना दुख दर्द बांटते हुए कहती है कि उसे चाहिए सरकार और उनके कुत्तों से आजादी। तभी वहां पर नशे में धुत एक सीनियर ऑफिसर आता है और लक्ष्मी के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। पाजी थोड़ा अच्छे दिल के इंसान थे तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर सीनियर ऑफिसर उसे हड़का कर चुप करा देता है। फिर उसके बाद सीनियर ऑफिसर लक्ष्मी के साथ जबरदस्ती करते हुए अपनी घिनौनी सोच को पूरा कर रहा होता है और पाजी कुछ नहीं कर पाते। और ये सब कुछ वहाँ बैठे एक नेता के कहने पर हो रहा था। तभी वहाँ लक्ष्मी की नक्सली गैंग आकर पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर देती है और लक्ष्मी को बचा लेती है। लक्ष्मी जाने से पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा हुए उस नेता का गला काट देती है, लेकिन पाजी को नहीं मारती क्योंकि उसने पूरी कोशिश की थी कि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। तो वो उसके हाथ में एक बम देती है और कहती है कि जब जिंदगी में अत्याचार बढ़ने लगे तो इसे फोड़ देना, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कहानी यहाँ से 13 साल आगे बढ़ती है और हम गोपाल नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि सस्ते होटल के रूम में एक खूबसूरत महिला के साथ गुलू गुलू करके मेल जोल बढ़ा रहे होते हैं, और वहीं कमरे के बाहर बैठकर पाजी पहरेदारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कोबरा नाम का एक आदमी आता है जिसे सब भाऊ कहकर पुकारते थे, और पेशे से वो नशीला पदार्थ बेचने और गुंडाई करने का काम करता था। भाऊ को पता चला था कि गोपाल उनके दुश्मन सुरुति से मिलकर नशीला पदार्थ सप्लाई कर रहा है, जिसके कारण उनका धंधा बंद हो रहा था। तो वो गोपाल को ठिकाने लगाने आए थे। अपनी मौत को सामने देखकर गोपाल उनके हाथ पैर जोड़ते हुए अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है। भाऊ उससे कहते हैं कि अगर तुम सुरुति को ठिकाने लगा दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी और मुंह मांगी कीमत भी दी जाएगी। गोपाल एक नंबर का लालची और मतलबी किस्म का इंसान था, तो वो पैसों के लिए इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। गोपाल और पाजी दोनों सुरुति के अड्डे पर जाकर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लग जाते हैं, जिससे कि वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और उसी में सुरुति भी निपट जाता है। गोपाल को वहां पर नशीले पाउडर से भरे 2 बैग दिखते हैं, तो उसके अंदर मौजूद लालची कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है और सोचता है कि अगर वो इनको बेचेगा तो उसे खूब पैसा मिलेगा। पाजी नशीले पदार्थ से भरे बैग्स को साथ में ले जाने के लिए मना करने लगते हैं क्योंकि उससे वो फंस सकते थे, लेकिन गोपाल सीनियर होने का फायदा उठाते हुए उन्हें चुप करा देता है और बैग लेके चल देता है। रास्ते में नाकाबंदी लगी हुई थी, तो गोपाल अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए सोचता है कि वो तो खुद पुलिस वाला है तो उसे कौन ही रोकेगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे सीधा उससे भी सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचा देते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिल गई थी कि सुरुति को उन लोगों ने ही मारा है। पुलिस वालों के भी अपने कुछ नियम कानून होते हैं जिसे गोपाल पूरी तरह से तोड़ ताड़ के काम कर रहा था, और उसकी गाड़ी से नशीले पाउडर से भरे बैग भी मिले थे, जिसके चलते उन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। उन्हें खबर मिलती है कि पम्मी नाम की एक नई ऑफिसर आई हैं जो कि उनको सस्पेंड होने से बचा सकती हैं, तो वो लोग उनके पास पहुंच जाते हैं मदद मांगने के लिए। पुलिस ऑफिसर पम्मी भी कोई दूध की धुली नहीं थी, तो वो कहती हैं कि 2 करोड़ रुपए दोगे तो तुम्हारा सस्पेंशन रुक जाएगा। अब दोनों लोग परेशान होते हैं कि इतने पैसे कहां से लाएं, तो पाजी गोपाल के ऊपर भड़कने लगते हैं कि अगर वो बैग ना चुराया होता तो अच्छा होता। इन सब बातों को लेकर उन दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है और फिर उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। गोपाल को इधर उधर से खबर मिलती है कि एटीएम में पैसे डालने वाली जो वैन होती है उसमें करोड़ों में पैसा होता है, तो अगर उसे लूट लिया जाए तो सारा मामला सेट हो जाएगा। वो 2-4 अपने जैसे भ्रष्ट ऑफिसर को लेकर एक प्लान बनाता है और निकल पड़ता है पैसों से भरी वैन लूटने के लिए।
उधर पाजी सोच में डूबे होते हैं कि अगर उनकी नौकरी चली गई तो उनके परिवार का क्या होगा, और अगर नौकरी चाहिए तो उसके लिए पैसे भी नहीं हैं। तो इन्हीं सब सोच में डूबकर वो अपने बक्से से वही बम निकालते हैं जो लक्ष्मी ने उसे दिया था उस वक्त फोड़ने के लिए जब उनकी जिंदगी में अत्याचार बढ़ने लगे। तो पाजी के हिसाब से शायद अब समय आ गया था उस बम को फोड़ने का। अब हम देखते हैं कि गोपाल और उसके साथी पुलिस की वर्दी पहनकर नाकाबंदी लगाते हुए रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही वैन आती है उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। वैन में बैठा एक सिक्योरिटी गार्ड वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। आखिर में सिर्फ गोपाल बचता है, तो वो वैन लेके वहां से फरार हो जाता है। जो सिक्योरिटी गार्ड बच निकला था वो किसी को खबर दे रहा होता है कि किसी ने वैन पर हमला कर दिया है, उसे जल्दी से पकड़ो। हम देखते हैं कि गोपाल एकदम मौज में पैसों से भरी वैन लेकर जा रहा होता है कि तभी एक गाड़ी वैन को टक्कर मार देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। गाड़ी में सवार थे लवली और दानिश, जो कि उन्हीं पैसों को लूटने आए थे। अब यहाँ से कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वैन को लूटने का प्लान बनाने से पहले गोपाल भाऊ से मिलने जाता है, क्योंकि उसे लूट करने के लिए हथियार चाहिए थे। भाऊ अपना फायदा देखकर हथियार देने को तैयार हो जाते हैं, और तभी हमें वहाँ लवली दिखाई पड़ती है। तो पता चलता है कि वो भाऊ की ही बेटी है। लवली किसी पार्टी में जा रही थी, तो उसकी सुरक्षा के लिए भाऊ अपने चेले दानिश को साथ में भेज देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि दानिश और लवली प्रेमी प्रेमिका हैं, और वो सालों से एक दूसरे के साथ हैं। उनके प्यार में दरार लवली के पिताजी थे, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता कि उनकी बेटी उनके ही चेले के साथ छई छपा छई कर रही है तो वो दोनों को ही टपका देते। इसीलिए वो सोचते हैं कि अगर उन्हें अपने प्यार को आजाद पंछी की तरह उड़ने देना है तो उन्हें देश छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, तभी उनके प्यार की नैया पार हो पाएगी। खुली आंखों से जो सपना वो देख रहे थे वो देखने में तो अच्छा था, पर उसे पूरा करने के लिए उन्हें खूब सारा पैसा चाहिए था। तो वो सोच रहे होते हैं कि इतना पैसा लाए कहां से। तभी उनको गोपाल एक रेस्टोरेंट में जाते दिखाई पड़ता है, तो वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि वो कोई बड़ी लूट करने वाला है। जब गोपाल अपने साथियों के साथ वैन लूटने का प्लान बना रहा था तो वो सारी बातें दानिश और लवली सुन लेते हैं, और उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें यहीं से पैसे की प्राप्ति हो सकती है। वो दोनों गोपाल का पीछा करना शुरू कर देते हैं, और सारी लूटपाट हो जाने के बाद वो वैन को टक्कर मार के उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं, और कहानी यहाँ से वर्तमान में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि दोनों लोग खुशी खुशी वैन लेकर जा रहे होते हैं, ये सोचकर कि अब उनके सपने और उनका प्यार पूरा हो पाएगा। लेकिन तभी एक गोली दानिश के कान को छूते हुए निकल जाती है, और उनकी गाड़ी खाई में जा गिरती है। वो गोली चलाने वाले इंसान थे पाजी, जो कि पुलिस ऑफिसर पम्मी के साथ मिल गए थे उस वैन को लूटने के लिए। अब हमें वो समय दिखाया जाता है जब पाजी बम लेकर उसे फोड़ने के लिए बैठे हुए थे कि तभी उनके पास पुलिस ऑफिसर पम्मी का फोन आ जाता है, और वो कहती हैं कि आपके जानने वालों को हमने पकड़ रखा है, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। जिन आदमियों को पम्मी ने पकड़ा था वो सस्ते और गैर कानूनी तरीके से कट्टे बनाते थे, और उन्हीं कट्टों का इस्तेमाल करके पुलिस नक्सलियों का एनकाउंटर करती थी, तो इसलिए पाजी उनको पहचानते थे। उन आदमियों में से एक आदमी पम्मी को बहलाते हुए पैसे देकर उन्हें छोड़ने की डील करने लग जाता है, लेकिन पम्मी 1-2 लाख से खुश नहीं होने वाली थी। तो दूसरा आदमी कहता है कि मेरा एक दोस्त सिक्योरिटी गार्ड है जो कि एटीएम में पैसे डालने वाली वैन की सिक्योरिटी का काम करता है, तो हम उसकी मदद से वैन को लूटकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पम्मी को यह आइडिया पसंद आता है, तो वो पाजी को भी उस प्लान में शामिल कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना सस्पेंशन रुकवाने के लिए पैसे तो चाहिए ही थे। तो अब वैन को सिक्योरिटी देने वाले में से एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने प्लान में शामिल करके वो वैन लूटने का सोच लेते हैं, पर उससे पहले ही गोपाल ने वैन को लूट लिया था, और फिर उससे लवली ने लूट लिया, और अब आखिर में पम्मी और पाजी वैन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। गोपाल को जब होश आता है तो वो किसी तरह वैन के पास पहुंच जाता है, तो वो देखता है कि वहां पर पम्मी, पाजी, लवली, दानिश पहले से ही मौजूद हैं। तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। लालची कुत्ता तो सभी के अंदर था, पर गोपाल से बड़ा लालची कुत्ता कोई नहीं था, तो सभी लोग उसके ऊपर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं। इतने में उन्हें एहसास होता है कि कोई आ रहा है, तो वो लोग एक खंडहर घर में छुप जाते हैं। हम देखते हैं कि लक्ष्मी अपने गिरोह के साथ अपने अड्डे पर आ रही थी, तो उसे शक होता है कि उसके अड्डे में कुछ लोग छुपे हुए हैं, तो वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाती है। बाजी देखते हैं कि वो तो वही लक्ष्मी है जिससे वो पहले भी मिल चुके हैं, तो वो बाहर निकलकर उससे शांति से बात करते हुए सभी को छोड़ देने की विनती करने लगते हैं। बाजी की बात मानकर लक्ष्मी उन सभी को जाने को कह देती है, लेकिन इतने में ही गोपाल को कहीं से मशीन गन मिल जाती है, तो
वो पागल कुत्ते की तरह सभी के ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। अब वहाँ पर हर कोई एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसा रहा होता है और देखते ही देखते सभी लोग एक दूसरे को मारकर उस खंडहर को शमशान घाट बना डालते हैं और आखिर में जिंदा बचता है सिर्फ गोपाल। गोपाल वैन से पैसों से भरा बक्सा निकालकर उसी जंगल में छुपा देता है और फिर वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। अब उसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाती है तो वो मनगढ़ंत कहानी बताते हुए कहता है कि वो पाजी और पम्मी पार्टी करके घर जा रहे थे तो उन्हें दिखा कि वैन की लूट हो रही है जो कि भाव के आदमी कर रहे हैं, तो हमने उन पर हमला कर दिया। फिर अचानक वहाँ नक्सल लोग आ गए और उनमें भी भिड़ंत हो गई जिसके कारण सभी लोग मारे गए और आखिर में बचे सिर्फ पाजी, मैं और पम्मी। भाव के कुछ लोग वैन के साथ हमें भी लेकर जा रहे थे तो मौका देखते ही मैंने ड्राइवर पर हमला कर दिया और वैन खाई में जा गिरी। सारे नक्सल मारे गए थे लेकिन उनकी लीडर लक्ष्मी जिंदा थी तो उसने पहले पाजी के ऊपर गोली चलाकर उन्हें मार दिया। फिर हम पर बम से हमला कर दिया तो ऑफिसर पम्मी ने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया जिसकी वजह से मैं तो बच गया पर वो मारी गई। आज मैं अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ पम्मी की वजह से जिंदा हूँ, वरना मैं भी मारा गया होता। उसकी झूठी कहानी के हिसाब से उसकी जांबाजी को देखते हुए सरकार की तरफ से उसे मेडल से नवाजा जाता है और उसकी बहादुरी की चर्चा सभी को सुनाने के लिए न्यूज चैनल वाले उसका इंटरव्यू भी लेते हैं और वो अपने झूठ के चलते हर जगह छा जाता है। अब हम देखते हैं कि गोपाल ताज होटल में कमरा बुक करके अपनी फैमिली के साथ बढ़िया समय बिता रहा होता है क्योंकि अब उसके रास्ते में आने वाले सभी लोग किनारे हो गए थे और सारा पैसा लूट कर वो करोड़पति भी बन गया था। तो वो मस्त आराम से पूल में बैठकर अपनी हसीन जिंदगी के मजे ले रहा होता है। तभी टीवी पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचारी और काला धन खत्म करने के लिए आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल नहीं रहेंगे। अब ये खबर सुनकर गोपाल का सारा खून सूख जाता है और पानी में रहते हुए भी घबराहट के मारे अपने पसीने से ही भीग जाता है और किसी खिसियानी बिल्ली की तरह एकदम चिढ़ते हुए अपने आप को और इस फैसले को कोस रहा होता है क्योंकि उसकी बदकिस्मती ये थी कि ये कहानी उस समय की है जब नोटबंदी होने वाली थी और जो उसने पैसे चुराए थे वो 500 और 1000 के नोट में ही थे। लालची पागल आवारा कुत्ता बनकर उसने सभी आवारा कुत्तों से पंगा लिया और न जाने कितनों को मार डाला और सारे कर्मकांड करने के बाद भी उसके हाथ पैसे नहीं लगे और अब उसकी हालत धोबी के कुत्ते के जैसी हो गई थी, न घर का न घाट का। और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि लालच बुरी बला है। ज्यादा लालची होना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता है। ये मूवी कई लालची कुत्तों से भरी हुई है जिनके मन में बस पैसों का लालच भरा हुआ है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस फिल्म में बस पाजी ही थे जो थोड़ा बहुत सही थे, बाकी और सभी लोग बस पागल कुत्ते की तरह किसी को भी काटने को तैयार थे अपने मतलब के लिए। यहाँ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें कुछ भी पाने के लिए बुराई का रास्ता नहीं चुनना चाहिए क्योंकि जब वो चीज नहीं मिलती या मिलने के बाद हाथ से निकल जाती है तो उसका दुख तो बहुत होता है पर आप किसी को बता नहीं सकते क्योंकि जिस रास्ते को अपनाकर आपने उसको पाया है वो गलत था तो लोगों के सामने आप बुरे बन जाएंगे और फिर इसके बाद अपने में ही फ्रस्ट्रेट रह के जीना पड़ता है। इस मूवी को बनाया है आसमान भारद्वाज ने जो कि विशाल भारद्वाज के बेटे हैं जिन्होंने मकबूल, ओमकारा, हैदर, कमीने, 7 खून, माफ जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। तो अपने पिता से प्रेरित होकर उनके बेटे ने भी मूवी बनाने की शुरुआत करते हुए इस मूवी को बना डाला जो कि अच्छी भी है और थोड़ी बुरी भी। अच्छाई ये है कि इसका सेकंड हाफ काफी अच्छा है और बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं जिससे कि मजा आता है मूवी देखने में। वही मूवी का फर्स्ट हाफ कब शुरू होता है और कब खत्म पता ही नहीं चलता और हम सोचते रह जाते हैं कि अभी कहानी डेवलप हो रही है, जरूर कुछ आएगा, पर सारा मजा आपको इंटरवल के बाद ही मिलता है। वैसे तो ये मूवी छोटी है पर काफी ऐसे सीन्स हैं जो काट दिए जाएं तो और छोटी हो सकती थी। फिल्म में एक सीन है जहां गोपाल सुरुचि को मारने जा रहा होता है लेकिन उससे पहले अपना मंगलवार का व्रत तोड़ने के लिए उसी वक्त पूजा करता है और फिर प्रसाद खाकर टीका लगाकर उसे मारने जाता है। तो ये सीन यहाँ क्यों था इसका बिल्कुल भी सेंस समझ नहीं आया। मूवी में डार्क कॉमेडी देखने को मिलती है यानी कि गंभीर हालातों में भी कुछ ऐसा हो जाना कि देखने वाले को हंसी आ जाए। तो ये चीज कहानी में काफी
अच्छे से डाला गया है। सबसे ज्यादा हंसी तब आती है जब गोपाल सारे सियापे करके आराम से पूल में बैठा होता है और तब मोदी जी आकर उसकी वाट लगा देते हैं। तो सबसे ज्यादा मजा वहीं आई और थिएटर में मौजूद गिनती के कुछ लोग इस सीन पर बहुत हंसे थे। इस फिल्म में गाली गलौज सुनने को मिलती है और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी गाली सुनने को मिल जाती है, तो वो काफी ज्यादा फोर्सफुल लगा क्योंकि पता चल रहा था कि खाली कैरेक्टर को बुरा या कूल दिखाने के लिए गाली बुलवाई जा रही हैं। मूवी की सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, एडिटिंग, कैमरा एंगल्स काफी अच्छे हैं और सारे सीन फिल्म के जॉनर के हिसाब से एकदम परफेक्ट नजर आते हैं। गोपाल वैन को जब लूटने वाला होता है तो वो सीन वन टेक में ही फिल्माया गया है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, पर वो सीन काफी बढ़िया देखने को मिलता है और मेहनत साफ नजर आती है। फिल्म में 2-3 लूप होल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि थोड़े अटपटे से लगे। जब दानिश और लवली देश छोड़ने का प्लान बना रहे थे तो उन्हें गोपाल दिखा तो वो उसके पीछे ऐसे भागे जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि उसके पास पैसे हैं या पैसे पाने का तरीका है। मान सकते हैं कि जब गोपाल हथियार लेने भाऊ के पास गया था तब दानिश वहीं खड़ा था, पर गोपाल ने अपने प्लान के बारे में कोई भी बात नहीं की थी, तो वैसे क्यों भागे जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि उसके पास कोई प्लान है। यहाँ ये हो सकता था कि वो दोनों पहले से ही रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते, फिर वहाँ गोपाल आता और उसकी बातें सुन लेते, तो तब यहाँ थोड़ा ज्यादा सेंस बनता। फिर एक सीन ये भी है कि जब वो दोनों वैन को टक्कर मार के गोपाल को बेहोश कर देते हैं, उस वक्त उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, तो वो सोचते हैं कि उसे अपनी गाड़ी में डालकर जला देते हैं ताकि सबूत ना मिले। जब उन्हें सबूत मिटाने ही थे तो गोपाल को गाड़ी में डालना चाहिए था, न कि सिक्योरिटी गार्ड को। मेन आदमी तो गोपाल था, न कि सिक्योरिटी गार्ड। तो वो लोग अगर उसको मार देते तो कहानी आराम से वहीं खत्म हो जाती और बाद में खून खराबा भी कम होता और शायद सभी को बराबर पैसे भी मिल जाते। लेकिन मूवी में गलतियां ही तो कहानी आगे बढ़ाती हैं, तो गलती होना भी जरूरी है। अब एक्टिंग की बात करें तो अर्जुन कपूर अपनी एक्टिंग के लिए हर जगह छाए रहते हैं और अपनी एक्टिंग से वो चर्चाओं में बने रहते हैं। अच्छी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि बुरी एक्टिंग के लिए। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता कि उनके अंदर पहले से थोड़ा सुधार आया है और इस फिल्म में वो ठीक ठाक कलाकार के रूप में देखने को मिले हैं। लेकिन आखिरी वाले सीन में जो उन्होंने रिएक्शन दिए हैं वो बिल्कुल ही फीके थे। मतलब आप इमेजिन करिए कि आपने ना जाने कितने लोगों को मारा है 3-4 करोड़ रुपए पाने के लिए और कोई एकदम से आके कह दे कि वो सारे रुपए बर्बाद हैं क्योंकि वो अब नहीं चलेंगे, तब आपकी कितनी ज्यादा खिलसेगी। हाँ, मानता हूँ कि उस फीलिंग को दिखाने के लिए सभी का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है और ये फीलिंग एकदम शांत बैठकर अपने चेहरे के हाव भाव से भी दिखाई जा सकती है, पर मुझे वो भी देखने को नहीं मिला। कुल मिलाकर अर्जुन भैया को थोड़ा और बेहतर करना चाहिए था क्योंकि उस समय जो रिएक्शन दिखना चाहिए वो दिखा नहीं और वो सीन काफी ज्यादा फीका सा रह गया। वहीं तब्बू जी ने अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया है और उनका पुलिस वाला गुंडी का कैरेक्टर हमें शायद पहली बार देखने को मिला है। सच बताऊं तो उनके मुंह से गाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि मैंने पहले कभी उनके मुंह से नहीं सुनी, तो थोड़ा अजीब लग रहा था। ये बुराई नहीं, बस मेरी अपनी फीलिंग्स हैं उनको लेकर जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी और जितने भी कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं उन सभी ने अच्छा काम किया है और सबकी एक्टिंग बढ़िया देखने को मिलती है। ये बहुत ज्यादा अच्छी मूवी तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत अच्छी तो है ही। विशाल भारद्वाज ने बनाई थी कमीने, फिर उनके बेटे ने बनाई कुत्ते, अब आगे पता नहीं क्या आने वाला है। फनी बात यह है कि पहले भेड़िया आई, फिर कुत्ते आई और अब लकड़बग्घा भी आ गई है, तो अब आगे चलकर बिलौटा, चूहिया, सपोला करके भी कोई फिल्म आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी और इनका भी कोई एनिमल वर्स बन जाएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन कुत्ते मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।